कैपिस्टर। कैपिस्टर क्या होता है? एक छोटी सी जगह है, स्मॉल स्पेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड। और कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। एबिलिटी टू स्टोर ए चार्ज। Q इज इक्वल टू सी, तो C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। C इज इक्वल टू Q बाई वी। क्योंकि एक बात बताता हूं, जितना Q बढ़ाओगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम लगाते हैं इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू होता है C, C इज ए कांस्टेंट, C की वैल्यू आएगी तो Q बाई V। तो दूसरी डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैराड, और ये बहुत बड़ा होता है फैराड, तो हम इसको नॉर्मली माइक्रो फैराड में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? माइक्रो फैराड 10 की पावर -6 टाइम्स, यानी एक फैराड को 10 लाख से डिवाइड करते हैं 10 लाख से। क्लियर यहाँ पे? अब क्या होता है, एक चीज आती है इसमें, डेफिनेशन उसी की भी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसका मतलब क्या होता है वो देख लो। इसका मतलब होता है ये सर कि एक छोटा सा रीजन ले लूं, एक क्या ले लूं? रीजन, उसको बाहर वाले चार्ज से बचा सकता हूं क्या मैं? फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है और अंडर ए ट्री, आपको बताया भी था कि सर ट्री अगर ऊपर से लाइट गिरी तो पेड़ के नीचे वाला इंसान सेफ नहीं है, लेकिन गाड़ी वाला सेफ है, क्योंकि गाड़ी में क्या है, वो चार्ज नहीं जा पाएगा, वो चार्ज टायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल 0 है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 है, तो वो चार्ज रखेगी नहीं। जब ये 0, सीधी सी बात, तो ये भी 0। समझ में आई ये बात या नहीं आई? तो यहाँ पे यही चक्कर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में डेफिनेशन है कि फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल चार्ज। हाँ या ना? अब आ जाओ, अगर कंडक्टर ले रहे हैं कैपेसिटर बनाते टाइम प्लेन, तो कैपेसिटर जो बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। और अगर कंडक्टर ले रहे हैं सिलेंड्रिकल, तो जो कैपेसिटर बनेगा वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब कैपेसिटर तो बना दिया, लेकिन अब करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो प्लेट ले लीजिए पैरेलल प्लेट, इसका निकालेंगे कैपेसिटेंस, सी का फार्मूला निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सी निकालना, मुझे क्या निकालना है? सी निकालना है। तो पैरेलल प्लेट ले ली ना मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज ले लो आप। बहुत सारी बातें हैं जो बताने हैं, लेकिन रिवीजन बैच में क्लियर नहीं करेंगे। जैसे ही एक बुक कंप्लीट होंगी रिवीजन बैच, फिर बात करेंगे एक्सरसाइज में उनकी, वो बातें मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा बेटा, ठीक है? कि एक साइड से क्यों अर्थिंग की मैंने, तो ETC बात करते हैं। इसका क्या निकालना में, सॉरी, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? अब कैपेसिटेंस के लिए तो मैं Q और V चाहिएगा, एक साइड Q चाहिएगा, एक साइड V, हाँ या ना? तभी जो बचेगा वो C आएगा। तो V तो नहीं है, लेकिन एक बात तो, इसमें एक पैरेलल प्लेट थी, और पैरेलल प्लेट में हमने गोजला लगाई थी, याद हो? क्या लगाई थी? और उसमें E जो निकाला था वो आया था सिग्मा बाई 2 ऑफ साइन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? इनके बीच की डिस्टेंस D मान रहा हूं मैं प्लेट्स की, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, तो सिर्फ एरिया होगा एक साइड का काउंट, एरिया होगा एक साइड, दिखा भी रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक साइड का होगा, तो सिग्मा बाई 2 ऑफ साइन नॉट की जगह क्या बनेगी? सिर्फ सिग्मा बाई अब साइन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या हो भाई? मैं Q को तो ले आया, Q को तो मैं अभी तो खेलना है मुझे, किससे? V लेके आना है। क्या लेके आना है? V, हाँ या ना? क्योंकि Q और V आते ही सिर्फ C निकल जाएगा सीधा, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इस फार्मूले में पुट। तो यहां से मैं E इज इक्वल टू, ध्यान देना एक बार, Q अपॉन अब साइन नोट A, ये आ गया है।
अब मैं लेके चलता हूँ, मुझे V लेके आना। V आता है, एक रिलेशन होती है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट था, V बाई आर dV बाई डी आर। यहाँ डिस्टेंस R की जगह D है, तो V बाई डी। तो V की जगह क्या, E की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई डी लिख सकता हूँ या नहीं? तो E की जगह मैंने लिख दिया V बाई डी। Q को इधर लेके आऊँ, सॉरी V को इधर लेके आऊँ, अब साइन नोट A को, क्योंकि Q बाई V चाहिए मुझे क्या चाहिए, Q बाई, मेरे माइंड में चल रहा है ये चीजें, तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँ और V को नीचे, तो सर ये हो जाएगा अब साइन नोट A बाई डी इज इक्वल टू Q बाई V। और आपको पता है Q बाई V किसका होता है, C, तो यहाँ पे इसकी जगह C लिखेंगे तो C का फार्मूला हो गया अब साइन नोट A बाई डी। अब किसी भी रास्ते से लेके चलो फार्मूला वही आना है, फार्मूला वही का वही आना है। आप कर सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे, V इज इक्वल टू ई डी बना फार्मूला, ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये V इज इक्वल टू क्यू अपॉन अब साइन नोट A इंटू डी, वही Q बाई V बना दो, या इस फार्मूले में पुट कर दो V की जगह पुट करेंगे, ऊपर C इज इक्वल टू होता है सर Q बाई V, Q एज इट इज स्मॉल q ले लो ताकि Q, V की जगह रखेंगे Q सबसे नीचे और सबसे ऊपर, और D, Q से Q कैंसिल, और साइन नोट A बाई डी आ जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे ही लेके आओ, आपकी मर्जी है, मुझे एक साइड में Q बटे V चाहिए, Q बाई V चाहिए, समझ में आ गई? अब आते हैं आगे, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दें इसके बीच में, क्या डाल दें, डाई इलेक्ट्रिक डाल दें, तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और जितना k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? अब आते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अब साइन R या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पहले भी आ चुका था, क्या आ चुका था, पहले भी याद हो, ऑफ नोट बाई Fm, या फिर अब साइन बाई अब साइन नोट, या फिर यहां पे डेफिनेशन दूं तो ई नोट बाई ई भी यही है, ई नोट बाई ई, ये याद कर लेना, ई नोट बाई ई यूज करूंगा एक फार्मूले में आएगा, यानी रेशियो है एक टाइप से, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो करवाओ, चाहे परमिटिविटी का रेशियो करवाओ, चाहे फोर्स का रेशियो करवाओ, चाहे कैपेसिटेंस का करवाओ, सी एम बाई सी नोट, ये सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी निकालना हो, एक तरीका नहीं है, चार तरीके तो आपके सामने हो गए, चार तरीके तो आपके सामने हो गए ना, चार फार्मूले, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फील्ड ऑफ फ्री स्पेस, फील्ड ऑफ मीडियम, कैपेसिटेंस व्हेन दे बीच में मीडियम हो, और कैपेसिटेंस जब बीच में एयर हो, वैकेंट हो, हाँ या ना? और याद करना, ये फार्मूला पक्का यूज करूंगा 110%, ई नोट बाई ई। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वैक्यूम वाला ऊपर आते हैं, और परमिटिविटी और कैपेसिटेंस हमेशा नीचे जाते हैं, हो जाएगा रेशियो में। अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर एक की तो मैंने देखा कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, क्या चक्कर होता है, कितना होता है, अब साइन नोट ए बाई डी। ग्रुपिंग का मतलब कैपेसिटेंस को जोड़ूं कैसे, तो दो टाइप की ग्रुपिंग लेंगे, एक यहाँ पे सीरीज की ग्रुपिंग करवाएंगे कैपेसिटर की, और दूसरी करवाएंगे हमें पैरेलल ग्रुपिंग। एक होगी सीरीज की और सेकंड वन इज पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज में सारे के सारे एक ही लाइन में कनेक्ट होंगे, किसमें होंगे, एक लाइन में होंगे, और पैरेलल में क्या होंगे, अलग अलग, पैरेलल में क्या होंगे, अलग अलग। अब कहोगे सर कैसे, तो मैं समझा देता हूँ। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, सर कैपेसिटेंस लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, पैरेलल में होंगे ये एक कैपेसिटेंस, दूसरा, तीसरा, ऐसे कितने ले सकते हो। ये कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटर C2, C3, ये भी C1, C2, C3। याद रखना, अगर सीरीज है ना तो उसमें V डिफरेंट होगा और Q होगा वो सेम होगा। इसमें जो Q है, तुम बोलो, Q डिफरेंट रहेगा, क्योंकि कुछ Q इधर चला जाएगा, कुछ Q इधर चला जाएगा, कुछ Q इधर, डिफरेंट रहेगा, और V रहेगा सेम।
तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट हो रही है, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2, यहाँ का V3, जो डिफरेंट है उसको ऐड कर लो, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा सर V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ V का फार्मूला क्या आता है सर? Q इज इक्वल टू सॉरी C इज इक्वल टू Q बाई V, ये फार्मूला था। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई, तो Q बाई C1 इज इक्वल टू Q बाई, Q को चेंज नहीं करूँगा, सेम है, प्लस Q बाई C C1 C2 C3, क्या कॉमन आएगा ऊपर से? Q कॉमन आ जाएगा, प्लस है तो ब्रैकेट में ले लो इनको, 1 1 1 Q से Q, तो फार्मूला बनता है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, एक कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर बात करूं किसकी? पैरेलल की। पैरेलल में जो डिफरेंट है, Q1 इधर गया चार्ज, Q2 इधर गया, Q3 इधर गया, टोटल चार्ज होएगा सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q इज इक्वल टू हुआ CV C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्यों चेंज नहीं कर रहा हूं इनको? रीजन ये, अब V कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ V से V कैंसिल, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल में फार्मूला आता है। किस में आता है? पैरेलल। कर लोगे या नहीं? पक्का? ओके। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है? अभी एनर्जी का टॉपिक नहीं आया ना वर्क डन का, अगला टॉपिक आता है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आती है, या एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर ले लो, प्लस 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 है, क्यों बेटा कुछ पूछना है? एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी के लिए निकालना होगा वर्क डन, एनर्जी के लिए निकालना होगा वर्क डन, और वो देखेंगे हम। इंटीग्रेशन करेंगे, dW इज इक्वल टू होता है हमारे पास, देखो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू dW बाई dQ, स्मॉल वर्क डन। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो dW बाई dQ, यहाँ से dW क्या हो जाएगा? V इंटू dQ, हाँ या ना? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टोटल वर्क के लिए, dW का इंटीग्रेशन है W, यहाँ से V की जगह देखो Q, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, स्मॉल Q कर लो ताकि यहाँ पे भी स्मॉल Q ही है। ठीक है, तो हमें निकालना है V इधर चला जाएगा, तो V की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई C, तो Q बाई C dQ, 1 बाई C कॉमन ले लूँ, C नीचे, C का कोई दिक्कत नहीं है। Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा सर, और वही चीज़ पावर नीचे आ जाएगी, Q स्क्वायर बाई 2। ये वर्क डन किस फॉर्म में होगा? एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी आ गई सर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला करता हूँ, Q की जगह Q का फार्मूला निकालना है, यहाँ से Q हो गया CV, तो Q स्क्वायर है तो ऊपर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C तो एक C, तो क्या बच गया? हाफ C V स्क्वायर। तो एनर्जी का ये फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो एनर्जी होती है हाफ C V स्क्वायर, हाँ या ना? और ये एनर्जी मैंने बताया था किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर सबको कंबाइन कर दे कैपेसिटर को, तो सबकी एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो सबकी एनर्जी जुड़ जाती है। तो एक की एनर्जी U1 है, दूसरे की U2, तीसरे की U3, तो सबको नॉर्मल ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u से लिखते हैं इसको। क्या निकाल रहे हैं हम? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी
सबको पता है, मैं बताने की बात नहीं कर रहा हूँ कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी सर। ऊपर तो लेंगे कि टोटल एनर्जी ले लो और डेंसिटी नीचे क्या वॉल्यूम। चलो धन्यवाद, बताया आपने। एनर्जी हुई अभी अभी निकाली सर, हाफ सी वी स्क्वायर होती है और वॉल्यूम एरिया इंटू डी। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, या है कुछ? अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लेके आनी है, यानी जितने कांस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लेके आनी है। किसकी टर्म में? तो जरा चेक करो हम किस किस का फार्मूला पुट कर सकते हैं। सबका कर सकते हैं, जिसका करेंगे करेंगे। हाफ सी का फार्मूला था सर अब साइन नोट ए डिवाइडेड बाई डी होता था। सी की जगह वी का फार्मूला सर E इज इक्वल टू होता है वी बाई डी। E इज इक्वल टू होता है वी बाई, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। स्क्वायर है तो E का स्क्वायर है D का स्क्वायर। अपो नीचे है A और D, नीचे क्या है A और D और D से D स्क्वायर गया, A से हाफ अब साइन नोट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। क्या आ गई? ये एनर्जी डेंसिटी। हाँ यार, चलें आगे, क्लियर है ये चीजें? ओके। कॉमन पोटेंशियल, हम दो कैपेसिटर लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? 2 कैपेसिटर लेते हैं। वन इज C1 एंड अदर इज C2। इसका चार्ज है वो Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है रिस्पेक्टिवली। अब हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। पहले इनको अलग अलग लेके चलेंगे। कैपेसिटर एक यहाँ पे C1 यहाँ रखा है और C2 यहाँ रखा है, पैरेलल प्लेट से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? टोटल चार्ज निकालेंगे हम, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग जब तक यानी आपस में जोड़ा नहीं गया दोनों को। देखो जोड़ते ही क्या होता है, इनका पोटेंशियल सेम आ जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब चार्ज बढ़ जाता है तो आपको ये भी बात बताई थी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो वोल्टेज भी बढ़ जाती है। तो हम एक्सेस चार्ज को कहाँ दे देते हैं? अर्थ को। अर्थ में जब चार्ज आएगा तो चार्ज जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? जीरो। ऐसे ही जब चार्ज शेयर करेंगे हम दूसरे के साथ, तो पोटेंशियल में भी तो उतार चढ़ाव होंगे कि नहीं होंगे? जैसे अर्थ के साथ चेंज किया मैंने तो पोटेंशियल कम आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही जब मैं आपस में इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों का पोटेंशियल एक का कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा, बराबर आ जाएंगे। तो पहले हम जोड़ते नहीं, अलग अलग पढ़ते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज क्या था बेटा? सर Q1 था, इसका क्या था? दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? Q1 का फार्मूला देखो, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q हो जाएगा C V और Q1 क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। सेम कुछ नहीं है अभी, बिफोर शेयरिंग में सेम है कुछ नहीं, अलग अलग है तो अलग अलग लेंगे। हो गया टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब निकालेंगे टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। चार्ज आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। आफ्टर जब शेयर कर लूंगा, शेयर करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? इन दोनों का पोटेंशियल है ना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चार्ज इधर उधर चला जाएगा और पोटेंशियल एटलीस्ट क्या हो जाएगा? तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा उस टाइम? सर कैपेसिटेंस तो अलग अलग रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। V1 की जगह भी आप क्या लिखोगे? V लिखोगे, और V2 की जगह भी क्या लिखोगे? V लिखेंगे, V कॉमन आएगा, तो यहाँ पे V कॉमन आ जाता है आपके लिए, आया ना। उसके बाद आपको पता है चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है? तो पहले वाली कंडीशन और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसका मतलब सर C1 प्लस C2 इंटू में V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, और यहाँ से V की वैल्यू निकालोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और ये V था ना, ये हमारा कॉमन करके आया था, दोनों कैपेसिटर को एक जोड़ के आया था, तो इसलिए कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाई बात समझ में या नहीं आई? अब बात करते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। अगर शेयर जोड़ते हैं आपस में तो उनके पास एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो देखें। चलो तो वही कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल
एनर्जी बिफोर शेयरिंग और फिर क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। हाँ या ना भाई, लॉस का तभी पता चलता। अब मैं एक धंधा करता हूँ, मैंने 5 लाख लगाए, मैंने स्टार्टिंग में कितने लगाए और लास्ट में 7 लाख कमाए, तो मुझे पता होगा ना प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। तो मुझे एक स्टार्टिंग कंडीशन देखेंगे कि लास्ट की देखेंगे। एनर्जी का फार्मूला अभी आया था, हाफ CV स्क्वायर। तो शेयर नहीं किया था मैंने, इनको आपस में जोड़ा नहीं था, तो इसकी अपनी एनर्जी थी और इसकी, तो इसकी एनर्जी थी ना जो पहले वाले की थी वो कितनी थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। हाँ या ना, और इसकी एनर्जी क्या थी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी। हाँ या ना, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी थी, लेकिन जब जोड़ दिया मैंने तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो जो सर जब हम शेयर कर देंगे तो V1 और V2 हमेशा क्या होंगे, V। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। हाँ या ना, V1 की जगह भी V, V2 की जगह भी V। V कॉमन ले लूँ क्या, V इसमें भी है और V इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते ही बन जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। तो लॉस हो रहा है तो मतलब पहले वाली संख्या बड़ी थी, दूसरी कम हुई। अब आपने 5 लाख का धंधा किया, आपको लॉस कब होगा, जब कमाई कम होगी। हाँ जी, तो पहले वाले में से दूसरा घटा देंगे, पहले क्या थी U1 थी, तो उसमें से U2 माइनस कर देंगे। जरा बात कर लेते हैं U1, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V की जगह लिखेंगे क्या, कॉमन पोटेंशियल है, इसका फार्मूला लिख दूं मैं, तो जरा लिख लेते हैं, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से एक कैंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनको खोलते हैं, ओपन करते हैं। चलो क्या बचा, हाफ कॉमन ले लो सब में से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाफ कॉमन लिया तो क्या बच गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ, इसको खोल, हाफ तो कॉमन ले लिया सॉरी, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आएगा सर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। C1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म C1 को C2 को माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, जो कटता है वो काट देंगे, जो बचेगा वो लिखा। क्या कॉमन आ रहा है सब में, C1 C2, क्या कॉमन आ रहा है C1 C2। अब ये फार्मूला क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो हाफ पॉजिटिव है, C1 C2 हमेशा पॉजिटिव, और किसी का भी स्क्वायर करेंगे वो भी क्या है, यानी ग्रेटर देन 0, और जब पॉजिटिव का मतलब है जी लॉस हो रहा है, यानी पहले बड़ी संख्या थी बाद में छोटी रही है, तभी तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब लॉस हो रहा है। क्लियर है ये चीजें। अभी थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं, क्या था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बता भी चुका हूं ये तो मैं पहले ही। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूं देख लो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस 1 इज इक्वल टू होता है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको ची से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, ची से डिनोट करते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे अभी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखो इंसुलेटर में क्या करते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक बनता कब है, क्या होता है, इंसुलेटर ही तो होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर ही तो होता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को इधर उधर खींच देते हैं हम, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, तब जाके हमारे पास डाइलेक्ट्रिक बनता है बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है जहां तक वो इंसुलेटर बना रहे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच एन इंसुलेटर बिहेव एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या बना रहे, इंसुलेटर।
और सेफ्टी रीजन के लिए हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% ही यूज करते हैं इंसुलेटर का। कितना? यानी इतना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि जो हमारे मटेरियल ना जो इंसुलेटर हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज ना हो, इंसुलेटर ही रहे, वरना सब जगह स्पार्क शुरू हो जाएगा। ठीक बन रही है? वरना सब जगह स्पार्क शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों टॉपिक बेटा कैपेसिटेंस मैंने देखा भी नहीं है, कर लेता हूँ छोटा सा। ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब, विद ए कंडक्टिंग स्लैब। बहुत छोटे हैं ये, तो हम देख लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब। एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वही कैपेसिटर लिया मैंने यहाँ पे, प्लस प्लस उल्टा सुला देते हैं इसको, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब लेंगे तो नेगेटिव प्लस 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये टोटल डिस्टेंस थी डी और कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस ली मैंने टी। हाँ या ना? तो अब क्या होगा, अब जब नहीं डाली थी कंडक्टिंग स्लैब मैंने, जब नहीं डाली थी उस टाइम जो कैपेसिटेंस था वो था सर अब साइन नोट ए बाई डी, था या नहीं था? स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस का यही फार्मूला आता है। अब कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, क्या डाल दी? तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी। ई नोट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। स्टार्टिंग में ई नोट अप्लाई किया मैंने, स्टार्टिंग में कौन सा फील्ड अप्लाई किया? ई नोट अप्लाई किया। तो यहाँ पे ई नोट डी होना चाहिए, लेकिन थिकनेस अब डी नहीं है, उसमें टी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर अब जो V हो जाएगा वो हो जाएगा ई नोट इंटू डी माइनस टी। ई नोट क्या होता है? पैरेलल प्लेट है तो आपको पता ही है सर सिग्मा बाई, अब साइन नोट क्या होगा? सिग्मा बाई, और सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू पर यूनिट चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है? सरफेस चार्ज। ये पुट कर सकता हूँ फार्मूले में। कौन से फार्मूला? एज हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। तो क्यू एज इट इज रखा, V की जगह लिख देता हूँ क्या? क्यू बटे में जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा और D माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल। अब साइन नोट A डिवाइड बाई D माइनस टी। इनमें से नीचे वाले में से D कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो बचेगा 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी। और ये पता है 1 से छोटी होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस से बढ़ जाएगा। हाँ या ना? दूसरी बात करते हैं, जब कंडक्टिंग स्लैब ना रखें, जब कंडक्टिंग स्लैब ना रखें, अब रख देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब कर देते हैं अगले कल में, तो यानी दोनों से रख ली इसने, एक कंडक्टर रख लिया और एक इंसुलेटर रख लिया। समझ रहे हो इसकी चालाकी? इसने एक बार कंडक्टर रख लिया, कंडक्टिंग नाम बोल के, डाइलेक्ट्रिक बोल के, इंसुलेटर भी पुट कर दिया। कंडीशन दोनों होगी कि नहीं होगी? फिजिक्स अलग अलग केस पड़ती है। डाइलेक्ट्रिक रखेंगे यहाँ पे वही थिकनेस है तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बनाने के लिए खुद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है कि नहीं करना? तो ई नोट डी माइनस टी है, तो पहले कैपेसिटर का प्लस में ई इंटू टी, ई इंटू टी। ये किसका होगा? ये सर डाई इलेक्ट्रिक वाला होगा। ये किसका होगा? डाई इलेक्ट्रिक वाला होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या चलती है? नेक्स्ट कंडीशन बदल जाएंगी सर। अब ना इस ई को भी ई नोट ही बनाना पड़ेगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम आएगा K इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। मैंने बता दिया फार्मूला पूछूंगा, ई नोट भी ई। मैंने बताया फोर्स हो या फील्ड हो ऊपर आएगा वैक्यूम वाला, और चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे परमिटिविटी हो वो नीचे जाएंगे। तो ई नोट बाई ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो K को इधर पोस्टपोन करो, ई इज इक्वल टू ई नोट बाई, पुट कर दो यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी। ई नोट कॉमन ले लीजिए आप, ई नोट कॉमन लेंगे तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया, और क्यू C इज इक्वल टू होता है सर क्यू बाई वी। ये क्या था? ई नोट कॉमन लिया ना मैंने, ई नोट की जगह लिख देते हैं, क्या लिखें? सिग्मा बाई, अब साइन नोट, और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए। तो क्यू बटे में V की जगह लिख देंगे क्यू, अब साइन नोट A ऊपर D माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल, अब साइन नोट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, टी बाई के से टी बड़ा होगा क्योंकि यहाँ टी को डिवाइड कर रहा हूँ,
तो माइनस का बड़ा है तो ये टोटल संख्या है डी से छोटी आएगी, और जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो पूरी संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तब भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक इसके बाद होता है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। क्या बताता है, एक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल, अगर वहां से चार्ज आपको लीक करवाना है ना तो थोड़ी सी शार्प पीक बना दो, चोंच, तो चार्ज एट लीक्स एट शार्प पॉइंट, वहां से चार्ज लीक करना लग जाता है, और इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना डिस्चार्ज। अब इसी का एग्जांपल हम यूज करते हैं घरों में। कहाँ यूज करते हैं, घरों में, लाइटिंग कंडक्टर में। क्या करते हैं, लाइटिंग कंडक्टर में। अब लाइटिंग कंडक्टर में कैसे यूज करते हैं वो देखो, ये आपका होम स्वीट होम हो गया, ये इसका दरवाजा खिड़की नहीं रखते अब की बार, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके एक मेटल की वो लगा देते हैं, क्या थी, प्लेट नहीं, इसको बोलते हैं, एक कंडक्टर लगा देते हैं, सीधी बात है, एक कंडक्टर लगा देते हैं जो घर में नीचे मेटल प्लेट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मेटल प्लेट से। अब ठीक है, अब जैसे ही मान लो चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड आया, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड आया, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण ये यहाँ पे कैसा चार्ज ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इक्वल नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, मेटल, क्योंकि चार्ज पैदा होता है पेयर्स में। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, क्योंकि मेटल प्लेट है वो अर्थ के अंदर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा रहेगा। लीक कब होगा, लीक जब होगा जब सर ऊपर में शार्प पॉइंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, क्योंकि चार्ज लीक्स एट शार्प पॉइंट, और यहाँ से चार्ज पॉजिटिव ऊपर, तो एक जो ये चार्ज लीक होगा ये हवा में मिल जाएगा ना, और इस हवा वाले चार्ज को ऊपर क्लाउड वाला नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। और न्यूट्रल जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो कोई लाइटिंग नहीं होगी, वी आर सेफ, हमारे घर पे बिजली नहीं गिरेगी। समझ में आ गया, आसान कॉन्सेप्ट है। तो ये होता है लाइटिंग कंडक्टर। लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक अपना वेन डी ग्राफ जनरेटर। जरा उसका डायग्राम समझ लेते हैं पहले। VANDE ग्राफ क्या होगी, देखो बेटा, C1 कॉम्ब है, P1 पुली, P2 पुली, C2 कॉम्ब। अब होता क्या है वेन डी ग्राफ जनरेटर में, दो ही इसकी वेन डी ग्राफ जनरेटर काम क्या आता है पहले तो वो देख लेते हैं। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी स्पीड इतनी बना दो मैक्सिमम कि किसी के आर पार हो जाए, वो किसी के आर पार हो जाए, यानी एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है। ये क्या कर देता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है। इसकी खोज 1931 में हुई थी बेटा, 1931 में। प्रिंसिपल दो ही है, एक तो चार्ज है वो लीक करता है कहाँ से, शार्प पॉइंट से, जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। दूसरा जो चार्ज है वो मैं होलोस्फीयर को दूंगा ना, वो पूरे स्फीयर के बाहर से फैल जाएगा, या होलो सिलेंडर को दूंगा मैं। एक होलो कंडक्टर है, क्या है, एक होलो कंडक्टर है, उसको अगर चार्ज मैंने दिया तो सरफेस के बाहर बाहर फैल जाएगा। दो प्रिंसिपल हैं। काम कैसे करता है यूँ देखो, मैंने यहाँ ग्राउंडिंग की हाई टेंशन बैटरी की जोड़ा। अब हाई टेंशन बैटरी है, इसका पोटेंशियल होगा, ये चार्ज बनाएगी, ये चार्ज लीक होगा क्योंकि शार्प कॉर्नर है C1 कॉम्ब से। ये चार्ज यहाँ पे इंसुलेटिंग पुली पे आ जाएगा। अब पुली पे इंसुलेटर बेल्ट है, मतलब ये खुद नहीं करेगा, चार्ज को मूव नहीं करेगा, चार्ज यहाँ पे जाके इकट्ठा एक जगह जम जाएगा। लेकिन ये पुली मूव कर रही है तो चार्ज भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। ये चार्ज मूव किया, यहाँ 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 मूव किया, ये स्प्रे को, ये कलेक्टिंग कम है, कलेक्ट करने वाला कंगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को ले लेगा और ये होलो कंडक्टर के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये सारा का सारा किसके चार्ज हो जाएगा, होलो कंडक्टर के पास चला जाएगा। और होलो कंडक्टर क्या करेगा, इस पूरे को पूरी सरफेस पे फैला देगा, जो कि सेकंड प्रिंसिपल था आपका, पूरी सरफेस। ये आके जो पॉजिटिव चार्ज है ये आके यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जितना चार्ज होगा Q इज इक्वल टू V,
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना चार्ज इकट्ठा होगा उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और ये एकदम से कहाँ टारगेट करेंगे, हिट कर देगा टारगेट पे। ये कहाँ कर देगा, हिट टारगेट पे हिट कर देगा। आई बात समझ में या नहीं आई, पक्का। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के, वो मैं बाद में बताऊं या अभी बता दूं, चलो अभी बता ही देता हूं, छोटा सा ही है और वो समझना जरा, वो समझ लेना चाहे। वो कुछ ऐसे मिलेंगे बेटा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, चलो मैं बना देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और बी तक है। यहाँ से 2 लाइन गई, ये हुआ यहाँ पे आया, ये यहाँ से C1 C2 C3 C4 C5 P P Q R S। इस टाइप की कंडीशन में बोलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो 3 नंबर में। क्या निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बेटा देखो हमें पता होना चाहिए सीरीज में कौन सा और पैरेलल में कौन सा है, सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा। तो हम चलते हैं P से, पहले P से यहाँ से चले, यहाँ से देखो 2 रास्ते फट गए, एक नीचे एक ऊपर, तो मन एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाले रास्ते में जाता हूँ तो कैपेसिटर आता है कौन सा सर, C2 आता है या नहीं आता, और नीचे वाले में आता हूँ तो आता है सर C1। ओके चला, हो गई ये बात, ये आगे चला, ये भी आगे चल गया। C2 है वो कहाँ मैच करता है सर, R पे। C2 कहाँ मिलता है, C1 है ये रहा, यहाँ तक पहुँच गए Q पे, कहाँ पे Q, समझ में आ गई। अब Q से फिर से 2 रास्ते होते हैं सर, Q से कितने रास्ते हो गए, एक तो यूं और एक जाएगा यूं। ये वाला कहाँ मिल रहा है, C5 पे, C और C5 जाके R पे मिल रहा है, मिल गया R पे। ये जो नीचे वाला रास्ता ये कहाँ मिल रहा है, C4 और C4 से जाके सीधा S पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा S। इधर जो R वाला है वो भी कहाँ मिलेगा, C3 से S पे मिलेगा। वही है ना कंडीशन। तो जब इसमें C2/C1 इज इक्वल टू C3/C4 होगा, C2/C1 और C3/C4 का रेशियो इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ R पे और Q पे पोटेंशियल हो जाता है इक्वल। और पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब इसका चार्ज कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसको नेग्लेक्ट करने के चलना इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये लाइन हम भूल जाएंगे, तो उसमें हम समझेंगे सर एक तो ये रास्ता बना यहाँ तक पहुँचने का और एक ये, तो C2 और C3 हो गई सीरीज में, और C1 और C4 भी किस में हो गए, और जो कॉम्बिनेशन आएगा वो दोनों क्या होंगे, 2 लाइन होगी तो दोनों होंगे पैरेलल में। यानी पहले सीरीज वाले इनको जोड़ेंगे, सीरीज वाले का फार्मूला था 1/C2 + 1/C3 ऊपर, और नीचे होगा 1/C1 + 1/C4। जो भी आएगा उनको फिर आपस में पैरेलल जोड़ देंगे, C ऊपर वाला प्लस C नीचे वाला। तो इसमें हम ये कैपेसिटेंस नहीं लेते हैं कई बार। हाँ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन है, थोड़ी सी होती है, ठीक है। ये अभी न्यूमेरिकल में बाकी एक्सप्लेन और करूंगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है, चार्ज, फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल।